यूपीएससी टॉपर्स मॉक टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आपके पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा से मांग जन्य मुद्रास्फीति का के कारण है या फिर है? तो सरकारी व्यय में वृद्धि, दूसरा अदानों का उच्च मूल्य, ठीक है, तीसरा निम्न ब्याज दरें। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया है केवल 1 और 3, मतलब यहाँ पे जो कारण आपको जानना है कि किस कारण से जो जन्य मुद्रास्फीति जो मांग है, ठीक है, कौन से मांग से जो जन्य मुद्रास्फीति के कारण है, ठीक है। तो कौन से कारण है वहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, केवल 1 और 3, ठीक है, ये सही है करके। उसके बाद ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, 2 और 3 सही है। उसके बाद बी ऑप्शन है केवल 2 सही है, और डी है 1, 2 तीनों ही सही कह रहा है। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। मांगजन्य मुद्रास्फीति के कारण। प्रगतिशील अर्थव्यवस्था, जब उपभोक्ता किसी अर्थव्यवस्था के प्रति अधिक विकास प्रकट करते हैं तब वे अधिक व्यय के साथ साथ अधिक ऋण लेते हैं। इससे मांग में नियमित वृद्धि होती है, जिससे वस्तु या सेवाओं का मूल्य उच्च बना रहता है। दूसरा कारण देखिए, निम्न ब्याज दर। ब्याज दर में कटौती से उपभोक्ता के व्यय में वृद्धि के साथ साथ निवेश में वृद्धि होती है। यह मांग को सुदृढ़ता प्रदान करता है, जिससे कुल मांग में वृद्धि के साथ साथ मुद्रास्फीति के दबाव में वृद्धि होती है। इसलिए तीसरा जो कारण है वो सही है। विनिमय दर में अमूल्य से घरेलू मांग में वृद्धि, जो निर्यात सस्ता और आयात अधिक महंगा होती है। अमूल्य में लागत जन्य मुद्रास्फीति, आयात अधिक महंगा होता है, भी उत्पन्न भी होती है। अब सरकारी व्यय, सरकार द्वारा अधिक उदारता से व्यय किए जाने के कारण मूल्य में वृद्धि होती है, इसलिए सही है। अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, जो अधिक वृद्धि और क्रय हेतु वस्तुओं की कम उपलब्धता के कारण मूल्यों में वृद्धि होती है। एक और देखिए, इसी में ही है, लागत जन्य मुद्रास्फीति, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। श्रम व कच्चे माल जो आयातों की लागत में वृद्धि से कुल मूल्य जो मुद्रास्फीति में वृद्धि होने की स्थिति में उत्पन्न होती है, इसलिए हमारा 2 जो है वो सही नहीं है। इस तरह यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए केवल 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसको सीबीआई के संदर्भ में है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी होता है। अगर आपको सीबीआई ऑफिसर बनना है तो इसके लिए आपको बता दूं यहाँ पे कि आपको एसएससी जो सीजीएल का पेपर होता है वो आपको देनी पड़ती है। कई लोग का क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या हम 12th के बाद से दे सकते हैं, तो नहीं, ये एसएससी सीजीएल में जो ग्रेजुएशन स्नातक है उन्हीं लोग के लिए अलग से पोस्ट आती है। चलिए तो हमारे क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें जो निम्नलिखित कथनों को विचार किए, ठीक है। पहला कथन क्या है कि यह केवल भ्रष्टाचार एवं आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में ही जांच करता है। दूसरा क्या है, जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं, तब केंद्रीय सत्कर्ता आयोग द्वारा सीबीआई की कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है। अब उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? केवल 1 सही है, या केवल 2 सही हैं, या दोनों सही हैं? और डी भी क्या बोल रहे हैं कि ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या देखिए अपनी स्क्रीन पर। हम इसको 4 पॉइंट में जो है डील करेंगे, ये बहुत ही ईजी है। चलिए देखते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई, जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो यह एक संविधानेतर, मतलब यह संविधान और गैर संवैधानिक निकाय है, जिसे क्रमिक और लोक प्रशासनिक एवं जो पेंशन मंत्रालय के एक जो संबंध कार्य का ऊर्जा प्राप्त है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, यह अपनी शक्तियां जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम DSPE 1946 से ग्रहण करता है, ठीक है।
उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या देखिए, समय समय पर कई प्रदेशों द्वारा राजनीतिक हत्या, अपहरण, विमान अपहरण, जो चरमपंथियों द्वारा किए गए अपराध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम के उल्लंघन, बड़े पैमाने में बैंक एवं बीमा घोटालों आदि जैसे पारंपरिक अपराध तथा जो भागलपुर जो ब्लाइंडस एवं जिसे अंक खोड़वा कांड, ठीक है, उसका भोपाल गैस त्रासदी जैसे अन्य विशिष्ट मामलों में भी सीबीआई जांच का आग्रह किया गया। 1980 के दशक के पूर्वार्ध से जो संवैधानिक न्यायालयों में ने भी हत्या, दहेज हत्या, बलात्कार आदि जैसे मामलों में पीड़ित व्यक्तियों द्वारा जो दायर याचिका के आधार पर जांच एवं अन्वेषण हेतु सीबीआई के मामले जो प्रेषित करना आरंभ कर दिया। तो इस तरह हमारा जो कथन एक है वह सही नहीं है, क्योंकि आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ कि हमारा कथन यहाँ पे क्या कह रहा है, केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध हो। यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया है केवल, लेकिन यहाँ पर जो बहुत सारे मामलों को जो है सीबीआई यहाँ पे देखती है क्राइम से रिलेटेड, इसलिए हमारा कथन एक सही नहीं है। अब सेकंड पॉइंट देखिए, जब जांच किए जाने वाले अपराध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आते हैं, तब केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी द्वारा सीबीआई की जो कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया जाता है। इसीलिए जो कथन 2 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो हो रही है। क्वेश्चन 3 है, आग्नेय चट्टान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है। पहला कथन देखिए, इनका निर्माण पृथ्वी की सतह के साथ गहराई में भी हो सकता है, ठीक है। दूसरा कथन देखिए, यह जीवाश्म रहित होते हैं, ठीक है। तीसरा कथन देखिए, क्वार्टरलाइज्ड और ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान में है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखे हैं कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, केवल 1 और 2, मतलब ये कह रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर बी 2 और 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी केवल 1 सही है और ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। कह रहा है कि 1, 2, 3 दिया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। स्क्रीन पर देखिए व्याख्या आपका शो हो रहा है। तो ये स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे होंगे यह आग्नेय चट्टान है। तो आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग के जो मैग्मा और लावा से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसलिए इन्हें जो प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना जाता है। अब जाहिर सी बात है, सबसे पहले पृथ्वी के अंदर में मैग्मा और लावा से सबसे पहले चट्टान बनती है वो क्या है, आग्नेय चट्टान है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान के रूप में जाना गया है। यहाँ पर कोष्टक में लिखा है देखो, आग्नेय जो लैटिन भाषा में इसे इंग्लिश शब्द से जो लिया गया है जिसका अर्थ होता है अग्नि होता है, और इसका निर्माण मैग्मा के शीतल होकर जो घनीभूत होने पर होता है। जब मैग्मा ऊर्ध्वगामी गति से शीतल होकर ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे आग्नेय चट्टान कहा जाता है। शीतल और घनीभूत होने की इस प्रक्रिया में जो पृथ्वी की परपट्टी क्रस्ट के अंदर में, आपको पता है ये भी एक लेयर है पृथ्वी की ही, तो ये जो कोष्टक में क्या लिखा है कि प्लूटोनिक या जो पातालीय जो चट्टानें या पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी जो हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर जो कथन A1 है हमारा वो सही है। कथन 1 क्या है देख लीजिए। तो इस तरह हमारे कथन 1 है वह सही है। अब मैं यहाँ पर एक शब्द यहाँ पे आया है ऊर्ध्वगामी गति, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मान लो यहाँ पर एक जैसे कोई पहाड़ है, ठीक है, यहाँ मैग्मा भरा हुआ है इस तरह से। यदि अगर मैग्मा या फिर लावा निकलते कैसे निकलेगी, इस टाइप से इधर निकलेगी। तो यहाँ ऊपर से निकलती हुई जब नीचे आएगी तो उसके बाद शीतल होगी। तो ये ऊपर से जो नीचे आ रही है इसको भी कहते हैं ऊर्ध्वगामी गति से। शीतल होकर बाद में आते आते है ठोस हो जाएगी। जब वह गर्म रहेगी तो आएगी, जब ठोस होते जाएगी, जब वो शीतल होगी तो वह ठोस हो जाएगी। इसी को ही कहा गया ऊर्ध्वगामी गति। इसमें 1-2 पॉइंट और देखते हैं हम जो सेकंड कथन से रिलेटेड है। सेकंड लाइन क्या है देखिए, आग्नेय चट्टान में किसी भी प्रकार का जीवाश्म नहीं पाया जाता। सिंपल सी बात है, ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी मूल चट्टान पिघलकर मैग्मा में परिवर्तित होती है तब उसमें विद्यमान किसी भी प्रकार की जो जीवाश्म पिघलकर वो भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए हमारा जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। इसी में एक और पॉइंट देखिए, इसी में जो विद्यमान जो चट्टानों में पुनः क्रिस्टलीकरण की जो प्रक्रिया से निर्मित होती है, क्या निर्मित होती है, जो पट्टी तासमीय ग्रेनाइट, साइनाइट, सिल्ट, संगमरमर, ये संगमरमर था उससे पहले, और ये क्वार्टरलाइट है, ठीक है।
आदि जो कायांतरित या रूपांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं। इसीलिए हमारा जो कथन 3 है वह यहाँ पे सही नहीं होगा। इस तरह हमारे जो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 और 2 दोनों सही होंगे। इस तरह क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लाइक करना भूल जाते हैं, एक लाइक तो दोगे तो हमको जो है वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाती है। इसलिए प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो रही होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण नहीं है? पतन का कारण नहीं है। तो ऑप्शन ए है उत्तर पश्चिम सीमा से सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर को ही अलेक्जेंडर कहते हैं, लेकिन हमारे देश में यह सिकंदर के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। बी देखिए, परिधीय क्षेत्रों में लोहे के औजार एवं हथियारों के प्रसार। सी क्या है, अशोक की नीतियों के विरुद्ध ब्राह्मणी प्रतिक्रिया। डी क्या है, विशाल सेना के रख रखाव के वित्तीय संकट। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स पर टाइप कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता तो चलिए इस क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या देखिए आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। वीर ब्राह्मण योद्धा पुष्यमित्र, आप जानते होंगे, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प ए को छोड़कर यहाँ पे सभी कारण सही है, क्योंकि जो 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु के पश्चात मौर्य वंश का साम्राज्य तेजी से पतन हुआ। मौर्य वंश के अंतिम शासक जो बृहदत्त की हत्या उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी गई थी। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण योद्धा था। मौत का दूसरा नाम पुष्यमित्र शुंग कहा जाता था उस टाइम पर। ठीक है, उसके बाद 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु नदी पार करने के पश्चात वह तक्षशिला की ओर अग्रसर हुआ। इसलिए हमारा जो विकल्प ए है वह यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बिना टाइम वेस्ट किए चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए जल्दी से फटाफट, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आज़ाद हिंद फौज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NIA, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर्वप्रथम ब्रिटिश भारतीय सेना के एक अधिकारी मोहन सिंह द्वारा NIA का विचार परिकल्पित किया गया था। दूसरा कथन क्या है, NIA का मुख्यालय कलकत्ता में था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन 2 1 और 2 मतलब दोनों, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी कोई भी नहीं, क्योंकि 1 और 2 कोई भी नहीं। तो स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन की व्याख्या। सबसे पहले आज़ाद हिंद फौज की जो झंडा या फिर लोगो कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो पॉइंट देखिए, आज़ाद हिंद फौज NIA एक विचार का, इसका जो विचार है सर्वप्रथम जो मलाया में ब्रिटिश भारतीय सेना के एक भारतीय अधिकारी मोहन सिंह द्वारा परिकल्पित किया गया था। तो इस तरह हमारा जो कथन 1 है वह सही हो गया था। ठीक है, इसके बाद इसका जो उद्देश्य ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना था। इसने द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के दक्षिण पूर्व एशियाई युद्ध क्षेत्र में जापान के जो अभियान में जापान की राजशाही के साथ संगठन किया। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने रंगून और सिंगापुर में NIA के 2 मुख्यालय स्थापित किए, इसका संगठन प्रारंभ किया। इसलिए हमारा कथन 2 सही नहीं है। इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर केवल 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए।